हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है महासागरीय जलधाराएं। इसके पहले हमने दो लेसन प्लान में, इसके पहले के जस्ट पहले वाले लेसन प्लान में हमने जो है ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा, जो वो भी क्या थी, समुद्र की गतियां थी। और महासागरीय जलधाराएं भी क्या है, समुद्र की गतियां हैं। तो हम ये समुद्र की गतियां और ज्वार भाटा दोनों के बारे में पहले ही देख चुके हैं। अब हमारा तीसरा प्रकरण है महासागरीय जलधाराएं। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, फिर देते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेंगे बीएड के लिए। उसके बाद हम जो है एक इस तरह से टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो फर्स्ट बिंदु है दिनांक। दिनांक वो होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये कक्षा 7 के लिए बना है। विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय भूगोल है। चक्र इसकी 7वीं है और अवधि जो है 40 मिनट है। किसी किसी विद्यालय में अवधि जो है 35 मिनट की भी हो सकती है। तो आप अपने विद्यालय के फॉर्मेट के अनुसार लिखिएगा। फिर देते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है महासागरीय जलधाराएं। प्रकरण के बाद नंबर आता है उद्देश्य का। उद्देश्य जो है दो तरह के दिए जाते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो आपके भूगोल विषय से संबंधित होंगे, जिसके अंतर्गत आप 4 से 6 उद्देश्यों को लिखेंगे। तो हमने यहाँ 6 उद्देश्यों को दिया है। देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। इसमें पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा है छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। और छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। तो इस तरह से हम ये 6 सामान्य उद्देश्य दे देते हैं। फिर नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो है 3 तरह के दिए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम प्रकरण को ध्यान में लिखेंगे, जो भी उद्देश्य बनाएंगे। तो हमारा प्रकरण क्या है, महासागरीय गतियां। ठीक है, महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ना है हमें। तो इसमें पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जैसा कि नाम से उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना, किसी चीज़ की जानकारी देना। तो इसमें हमारा जो भी उद्देश्य होगा हम बच्चों को जानकारी देंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि छात्र महासागरीय जलधाराओं के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र विश्व की प्रमुख गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के बारे में जान सकेंगे। दूसरा बिंदु है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक मतलब कि अब हमने जानकारी दे दी, जब हमारा क्या काम होता है उनको समझाना उस चीज़ को। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे छात्र महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति को समझ सकेंगे। और दूसरा पॉइंट देंगे कि छात्र महासागरीय जलधाराओं का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव को समझ सकेंगे, इनका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसको वो समझ सकेंगे। फिर नेक्स्ट है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में बच्चे खुद अब एक्टिविटी करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, बच्चों को ज्ञान दिया, उनको उस बारे में बताया, बताने के साथ ही साथ हमने उस विषय को उनको समझाने की कोशिश की। समझाने के बाद अब हमारा क्या प्रयत्न है कि हमने जो उन्हें पढ़ाया, जो समझाया, अब हम जानना चाहते हैं कि बच्चे वो खुद से भी कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम बिंदु लिखेंगे जिसमें छात्र खुद एक्टिविटी करेगा, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र महासागरीय जलधाराओं की व्याख्या कर सकेंगे। मतलब कौन व्याख्या कर रहा है, छात्र करेंगे। और दूसरा है कि छात्र गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के अंतर को बता सकेंगे। मतलब ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, छात्र के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो जो क्रियात्मक उद्देश्य होगा वो छात्र संबंधित होगा, और जबकि ज्ञानात्मक और बोधात्मक उद्देश्य जो होता है वो शिक्षक संबंधित होता है। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रकरण होता है उससे संबंधित चार्ट पेपर वगैरह बच्चों को दिखाना होता है। तो हमने लिख दिया कि महासागरीय जलधाराओं को प्रदर्शित करता मानचित्र। जब मानचित्र उसको किसी चीज़ से दिखाएंगे तो संकेतक ले लिया, रोलर बोर्ड ले लिया जो कि श्यामपट्ट जिसे बोलते हैं, लपेट श्यामपट्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जिसपे हम श्यामपट्ट सारांश लिखते हैं, ये सब हमने ले लिया सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान देते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को महासागरीय जलधाराओं की सामान्य जानकारी, मतलब वो बहुत कुछ तो नहीं जानते लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या होती है महासागरीय जलधाराएं। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना होता है, क्योंकि यही बेस होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे तैयार करेंगे, प्रकरण निकलवाने का कार्य करेंगे। जिसमें इस तरह से हम टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। तो शिक्षिका प्रश्न करती है बच्चों से कि बच्चों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे आंसर करेंगे कि सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो बच्चों ने आंसर दिया उसको लिया और उसको लेके एक नया क्वेश्चन तैयार करेंगे। अच्छा, तो बच्चों ये बताओ जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, या सबसे ज्यादा जल कहाँ पाया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि समुद्र में, महासागर में पाया जाता है। नदी भी बोल सकते हैं, मतलब उनको जो समझ में आएगा वो अपने हिसाब से आंसर करेंगे। तो हमने उनके आंसर को नोट डाउन कर लेंगे।
उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन पूछना है, जो आंसर दिया उसी में से लेके, कि ये बताइए कि जो समुद्र है, अगर आपने देखा होगा तो समुद्र का जल हमेशा ऊपर नीचे करता है, हिलोरे मारता है, आखिर क्यों, ऊपर नीचे क्यों होता है? तो बच्चे क्या करें, आंसर करेंगे कि समुद्र की जल की गति के कारण, क्योंकि जब समुद्र का जल जो है गति करता है, चलता रहता है, इसलिए वो हिलोरे या ऊपर नीचे करता है, हिलोरे मारता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समुद्र जल के गति के कारण। फिर ठीक है, तो हमने जो आंसर दिया बच्चों ने, उसी आंसर को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पूछेंगे बच्चों से कि अच्छा बच्चों बताइए कि समुद्र जल की मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं। तो ये हमने पहले के लेसन प्लान में उनको बता रखा है कि समुद्र जल की 4 मुख्य गतियां हैं। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि पहली जो गति है कौन सी है, लहरें या तरंगे जिसे कहते हैं, दूसरी ज्वार भाटा, तीसरी जो है धाराएं जिसे हम जो आज हम पढ़ेंगे, और चौथी है सुनामी। ठीक है, तो इस तरह से 4 जो गतियां हैं ये इसकी प्रमुख गतियां हैं समुद्री जल की। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे धाराओं से, कि महासागरी जल धाराओं से क्या तात्पर्य है। तो क्या हो जाएंगे बच्चे, मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, या अपने अपने संभावित आंसर देंगे। ठीक है, तो हम जब बच्चे चुप हो जाएंगे तो हमारा प्रकरण निकल जाएगा। तो हम बच्चों को कहेंगे कि उद्देश्य कथन करेंगे फिर कि छात्रों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत महासागरी जल धाराओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में इस तरह से हम टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 5 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो पहला बिंदु है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, चौथा है छात्र क्रिया और 5वां है श्यामपट्ट कार्य। इसमें पहला शिक्षण बिंदु है महासागरी जलधाराएं। इसकी हम परिभाषा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या होती है महासागरी। तो बच्चों से हमने क्वेश्चन किया कि महासागरी जलधाराओं से क्या तात्पर्य है। बच्चे मौन हो जाएंगे, उनके लिए समस्यात्मक हो गया, तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। ठीक है, क्या स्पष्टीकरण देगी, देखिए। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरी धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी तथा तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति कितनी होती है, 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। फिर पूछा कि ये गति क्यों होती है, बताया कि महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन, जल के तापमान और खारेपन की भिन्नता के कारण होती है। क्या कारण थे 3, कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जल के तापमान के कारण और खारेपन की भिन्नता के कारण होती है। फिर अगला लाइन कह दिया कि जल के तापमान के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है, 2 प्रकार की हो गई, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा किसे कहते हैं, पृथ्वी का जब आप मानचित्र देखेंगे तो जो हमारा ऊपर नीचे का हिस्सा होता है वो पोल होता है, और जो बीच का, अगर उसको बीच से काटे, क्योंकि आपको पता है कि ये एक नारंगी की तरह है, संतरे की तरह है, तो अगर हम जो बीच वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, आपका भूमध्य रेखा होता है। तो भूमध्य रेखा के पास जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे गर्मी होती है, और जो हमारे ऊपर नीचे के हिस्से होते हैं वो पोल कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं, जो कि ठंडे होते हैं। तो इसके लिए कह रहा है कि जो धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं तथा जिनका जल, तो उनका जल गर्म होता है, गर्म जलधारा कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारा अगर पृथ्वी है, ये हिस्सा हमारा भूमध्य रेखा है, तो जो भी जल धाराएं यहाँ से निकलेंगी उनकी धारा कैसी होगी, वो गर्म होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये भूमध्य रेखा हो गई। दूसरी ये ठंडी जल धारा, जो धाराएं ध्रुवों से, यानी कि ऊपर और नीचे, ये वाला जो हिस्सा ऊपर नीचे से चलती हैं ध्रुवों से, यानी कि जो ठंडा क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं तथा उनके जल का ताप ठंडा होता है, ठंडी जलधारा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया कि जलधारा कैसी हो गई। साथ ही इधर हम श्यामपट्ट पे भी लिख देंगे कि महासागरी जल की गतियों में धाराएं जो होती हैं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। और दूसरा पॉइंट दे दिया कि ताप के आधार पर धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो इस तरह से 2 हमने इसको भी श्यामपट्ट पे लिख के बता दिया बच्चों को। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि महासागरी जल की कौन सी गति सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। तो 4 गतियों में बच्चे क्या आंसर कर देंगे, महासागरी धाराएं जो होती है सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि तापमान के आधार पर धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। तो ये हो गया आपका पहला शिक्षण बिंदु। उसका नंबर आता है दूसरे शिक्षण बिंदु का। दूसरे शिक्षण बिंदु में हमारा है महासागरी जल की प्रमुख धाराएं। ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख धाराएं हैं। तो हम पहले एक विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से कि बच्चों बताओ गर्म धारा का जल कैसा होता है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि गर्म होता है। फिर पूछ दिया कि ठंडी धारा कहाँ से उत्पन्न होती है। तो बच्चे बताएंगे कि ठंडी धारा ध्रुवों से उत्पन्न होती है। मतलब एक क्रॉस क्वेश्चन कर लिया बच्चों से कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि कुछ प्रमुख जलधाराओं के नाम बताइए। तो बच्चे क्या मौन हो जाएंगे, तो हम उनका स्पष्टीकरण देंगे। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि विश्व की कुछ प्रमुख जलधाराएं निम्नलिखित हैं। पहला है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा। ठीक है, तो यह कहाँ से निकलती है, यह अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म धारा है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न
होती है। इस तरह से हम इसको लिख के समझा देंगे बच्चों को कि गल्फ स्ट्रीम की धारा है। दूसरी धारा है लेब्राडोर की धारा। यह एक ठंडी धारा यानी कि ठंडी है तो ध्रुवों से निकलेगी, जो ध्रुव सागर से होकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। यह कनाडा के लेब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे से बहती है। ठीक है, दूसरी धारा हो गई। तीसरी धारा है क्यूरोशियो की धारा। क्यूरोशियो की धारा में यह एक गर्म धारा है जो प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है। जब उत्तर विश्वती धारा फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है तो क्यूरोशियो की धारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्यूरोशियो की धारा। उसके बाद है क्यूराइल की धारा, चौथा। तो उसमें लिखेंगे कि यह धारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है, एक ठंडी धारा। तो इस तरह से 4 धारा हमने बताया, जिसमें 2 धारा कैसी है, गर्म है, 2 धारा ठंडी है। उसके बाद इसको हम श्यामपट्ट पे भी साइड में लिख के दिखा देंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा है श्यामपट्ट पे कि गल्फ स्ट्रीम धारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तर पश्चिमी तट सर्दियों में जमने नहीं पाता है। ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु इधर श्यामपट्ट पे हमने ये लिख के दिखा दिया। उसके बाद इधर और क्या लिख के दिखा दिया कि लेब्राडोर की ठंडी धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड बहते हैं। लेब्राडोर धारा के बारे में बता दिया। फिर तीसरी धारा जो थी क्यूरोशियो की, उसके बारे में बता दिया कि जब एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। मतलब कुछ एक एक पॉइंट उसकी विशेषता को बता दिया। फिर क्यूराइल की धारा के बारे में बताया। क्यूराइल की धारा जब क्यूरोशियो की गर्म धारा से मिलती है तो वहां पर घना कोहरा पड़ता है। मतलब हर धारा जो है आपस में मिलती है। ठीक है, तो उनका कहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बता दिया है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि 2 प्रमुख गर्म जल धाराओं के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर कर देंगे गर्म जल धारा तो गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो की धारा। फिर पूछ लिया कि 2 प्रमुख ठंडी जल धाराएं के नाम बताइए। तो लेब्राडोर और क्यूराइल की धारा। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न वो है शिक्षण बिंदु जल धाराओं का तटीय क्षेत्र पर प्रभाव। तो इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी धारा है। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि गर्म धारा है। फिर पूछा कि जल धाराएं तटीय क्षेत्र पर कैसा प्रभाव डालती हैं। तो बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि धाराएं अपने स्वभाव गर्म एवं ठंडे के अनुसार वहां के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इनका स्वभाव कैसा है, गर्म और ठंडे के अनुसार। ठीक है, यहाँ से ये बना हुआ है। और यह प्रभाव लाभप्रद भी हो सकता है और हानिकारक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसी होंगी गर्म या ठंडी है उसी हिसाब से इफेक्ट डालती हैं। तो कह रहा है कि लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। जैसे कि गर्म धाराओं के कारण वर्षा होती है, जबकि ठंडी धाराएं जो होती है वर्षा को रोकती हैं। फिर दूसरा पॉइंट बता दिया कि गर्म धाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। तीसरा पॉइंट दे दिया कि गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है, परंतु मछलियों के लिए मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है जो कि मछलियों का भोजन है। ठीक है, कोहरा वाली जगह भी इंपॉर्टेंट हो गई, गर्म धारा भी इंपॉर्टेंट हो गई। ठंडी धाराएं क्या है, ठंडी धारा में बड़ी बड़ी हिमशिलाएं बहती हैं, जिनके टकराने के कारण जलयान क्षति हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। इधर हमने श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे। यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट साल भर खुले रहते हैं। दूसरा बता दिया कि गर्म धारा तथा ठंडी धारा के मिलने के स्थान पर संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र, क्योंकि मछलियां ज्यादा होती है, मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिशरीज का बिजनेस यहाँ ज्यादा होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न में पूछ लिया कि वर्षा किन धाराओं के कारण होती है। तो बच्चे आंसर कर देंगे गर्म धारा के कारण होती है। फिर पूछ लिया कि बड़ी बड़ी हिमशालाएं किस धारा में बहती हैं। तो बच्चे आंसर कर देंगे जो ठंडी धारा होती है उसमें बड़ी बड़ी हिमशालाएं बहती हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया प्रभाव, जलधारा का प्रभाव। ठीक है, इसको इस तरह से आप नोट कर लेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारे तीनों शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न हमारे तीनों ही शिक्षण बिंदुओं से लेके एक एक प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने पहला क्वेश्चन किया है कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। दूसरा पूछ लिया कि 2 प्रमुख गर्म तथा 2 ठंडी धाराओं के नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि धाराओं के कारण होने वाले 2 लाभदायक प्रभाव को बताइए। तो जो बच्चे जो क्वेश्चन हम पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछ रहे हैं वही आंसर हम श्यामपट्ट सारांश पे भी लिख देते हैं, ताकि बच्चों को समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को कहते हैं महासागरीय धाराएं कहते हैं। धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। फिर दूसरा प्रश्न क्या था कि 2 प्रमुख गर्म तथा ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं। तो कुछ प्रमुख जल धाराएं में बता दिया कि गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो गर्म हो गई और लेब्राडोर तथा क्यूराइल ठंडी धारा हो गए। फिर पूछ लिया अगला क्वेश्चन क्या था
कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है, 2 लाभदायक प्रभावों को बताना था। तो इसमें हमने दे दिया कि गर्म धाराओं वाले तटीय क्षेत्र साल भर खुले रहते हैं, गर्म धाराओं के कारण वर्षा होती है। तो 2 लाभदायक प्रभाव लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को शाम पर गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में हमने दे दिया कि प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखकर लाना है। तो ये हो गया उनका गृह कार्य। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ योजना, महासागरीय जलधाराएं। आपको ये योजना कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।